Good evening, students. So, this is our lecture number 3 on the Bharatiya Sakshar Adhiniyam 2023. अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूँ इसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ. कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है लिंक ढूंढने में, तो मैं आपको बता दूं जो लिंक है वो आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूँ पैरेलली उसके नोट्स भी अपलोड करते रहता हूँ. ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, मेरे को एक छोटी सी ग्रीवांस आई थी. आप में से किसी ने एक कमेंट किया था कि दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैचूट एंड एन एक्ट. ठीक है, तो उनका ये सवाल था कि स्टैचूट और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है. क्या ये दोनों एनालॉजीज हैं, क्या ये सिमिलर हैं या फिर इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं. आइए इसको समझते हैं. ठीक है, छोटा सा ग्रीवांस है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. एक्ट एंड स्टैचूट. ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है. देखिए, इसमें जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता है. हर एक एक्ट एक स्टैचूट होता है. ठीक है, हर एक एक्ट, एवरी एक्ट इज अ स्टैचूट. ठीक है, एक्ट एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से होके आता है एंड देन वो एक लॉ बनता है या फिर वो एक एक्ट बनता है. कैसे बनता है एक एक्ट, आपको पता होगा. सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, जब उस बिल को लोकसभा से असेंट मिल जाती है, जब लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास हो जाता है, तब उसको राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है. जब राज्यसभा में भी मेजॉरिटी के साथ उस बिल को असेंट मिल जाती है, देन उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है. एंड जब प्रेसिडेंट उस बिल पे असेंट पास कर देता है, यानी कि अपने सिग्नेचर दे देता है, देन इट बिकम्स एन एक्ट. ठीक है, देखिए, एवरी एक्ट इज अ स्टैचूट. तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर. देखिए, डिफरेंस कुछ होता नहीं है. ठीक है, एक्ट हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉ को. ठीक है, एक्ट हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉ को. स्टैचूट ऑन द अदर हैंड इज एनी रिटन लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. एनी रिटन लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. अभी भी क्लैरिटी नहीं आई होगी कि इसमें क्या डिफरेंस है. देखिए, सपोज आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम था. ठीक है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सेम प्रोसेस से होके गुजरा है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंशियल असेंट, एंड देन इट बिकम्स अ एक्ट. ठीक है, देन इट बिकम्स एन एक्ट. अधिनियम मतलब एक्ट ही होता है. ठीक है, एक्ट का जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है उसे हम अधिनियम कहते हैं. देन इट बिकम्स एन एक्ट. ठीक है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली वो एक्ट का ना एक स्पेसिफिक नेम होता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ठीक है, इंडियन पीनल कोड, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है. स्टैचूट जनरल होता है. ठीक है, स्टैचूट हम जनरल, किसी भी रिटन लॉ को हम स्टैचूट कहते हैं. एक्ट क्या होता है, एक्ट मतलब वो कोई पर्टिकुलर एक्ट है जिसको हम एक्ट कह रहे हैं. स्टैचूट हम किसी भी लॉ को कह सकते हैं. एवरी लॉ इज अ स्टैचूट, एवरी एक्ट इज एन स्टैचूट. बट जब हम एक्ट यूज करते हैं ना, तो बेसिकली उसको एक स्पेसिफिक नेम देने का हम प्रयास करते हैं. लाइक एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज नॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टैचूट. स्टैचूट इज एवरी लॉ, बट दैट पर्टिकुलर एक्ट इज एन एक्ट. आई होप समझ में आ गया होगा एक्ट और स्टैचूट के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एक्ट इज बेसिकली अ पर्टिकुलर लॉ, दैट इज लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. स्टैचूट हम उसे कहते हैं एवरी रिटन लॉ इज अ स्टैचूट. समझ में आ गया आपको. तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक दिस इज स्टैचूट. ठीक है, एंड देन देयर आर एक्ट्स. एवरी एक्ट इज अ स्टैचूट. ठीक है, एवरी एक्ट इज अ स्टैचूट. स्टैचूट इज बेसिकली एनी रिटन लॉ. एंड जो ये एक्ट होते हैं इनका अपना कोई स्पेसिफिक नेम होता है. तो जब भी हम कोई स्पेसिफिक नेम एट्रीब्यूट कर देते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्ट. बट जनरली जो भी लॉ होता है वो एक स्टैचूट भी होता है. आई होप जिसका भी ये क्वेरी था वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे. सबसे पहले हमने समझा था कि फैक्ट क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हमने समझा था बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ कि फैक्ट क्या होता है. हमने ये समझा था कि जो सेक्शन 2(1)(f में फैक्ट की डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव इन कैरेक्टर है, बट बिकॉज द टर्म मीन्स एंड इंक्लूड्स हैज बीन यूज्ड, एग्जॉस्टिव तो है बट देयर कैन बी फर्दर इलस्ट्रेशंस. देयर कैन बी
फर्दर इलस्ट्रेशंस। ठीक है, फैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मेंटल एंड फिजिकल फैक्ट। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फैक्ट के सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल, बट देयर कैन बी फर्दर इलस्ट्रेशंस। मैं बस एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देन उसके बाद वी मूव टुवर्ड सेक्शन 2(1)(g एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्ट इन इशू। ठीक है, वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमको ये समझ में आया था कि जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड इज फैक्ट इन इशू की, इट इज अगेन एग्जॉस्टिव इन कैरेक्टर because the term means and includes has been used under section 2(1)(g of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या होता है फैक्ट्स इन इशू? फैक्ट्स इन इशू ऐसा, फैक्ट्स इन इशू ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर फैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट देयर एग्जिस्ट और देयर डज नॉट एग्जिस्ट। मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ अगर किसी को फैक्ट इन इशू समझ में नहीं आया हो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ राइट, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ राइट, ठीक है, द फैक्ट लीड टू द नेचर ऑफ अ राइट एंड द फैक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द राइट। ठीक है, ऑफ द राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। इसको ना थोड़ा सा एक बार और अच्छे समझ लेते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज इशू ऑफ फैक्ट, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप फैक्ट इन इशू बहुत अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू बेसिकली क्या होता है? देखिए, फैक्ट इन इशू अराइज कैसे होता है पहले ये समझिए। देयर विल बी अ फैक्ट, ठीक है, दैट कैन बी इंडिपेंडेंट और इट कैन बी कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ये फैक्ट कैन बी इंडिपेंडेंट और इट कैन बी कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक के ऊपर। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आलू सोना की बात नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने ये एलीज किया, ए ने ये एलिगेशन लगाया कि बी ने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। ठीक है, बी ने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। ठीक है, अब ए का जो ये एलिगेशन है, दिस एलिगेशन इज अ फैक्ट। दिस पर्टिकुलर एलिगेशन दैट बी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज अ फैक्ट। नाउ बेस्ड ऑन दैट इंडिपेंडेंट फैक्ट ओनली, अ फैक्ट इन इशू कैन बी फ्रेम्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ A has alleged that B has breached the contract. Along with that, he stated कि because of this particular breach, A has sustained some other damages also. Now there was a fact कि B has breached the contract, and there is another fact कि because of that particular breach I have sustained some more damages। मतलब उस ब्रीच की वजह से मुझे सिर्फ ब्रीच का ही नुकसान नहीं हुआ है, मुझे उसके साथ में लाइक देयर वर सम कनेक्टेड थिंग्स, उसमें भी मेरे को नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, इसको चलो थोड़ा सा और क्लैरिटी में ले जाते हैं। ठीक है, ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ए बी को 1 लाख रुपीज़ पे करेगा, ठीक है, एंड बी जो है बदले में ए को सपोज वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो वेजिटेबल्स थे ना, ये ए खरीदना चाहता था फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, बेटी की शादी थी, बेटी की शादी में जो भी खाद्य पदार्थ बनने वाली, जो भी सब्जियां बनने वाली थी, उसके लिए वो बी से वेजिटेबल्स मंगवाया था। अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, जो वेजिटेबल्स थे ये पहुंचे नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ है कि बी ने ए को वेजिटेबल्स नहीं पहुंचाए, जिसके लिए उसको रेमेडी मिलेगी। ठीक है, बट अब क्योंकि ये वेजिटेबल्स नहीं आए तो उसकी वजह से जो उसकी डॉटर की शादी में जो जो खाना बनने वाला, जो सब्जियां बनने वाली थी, वो भी नहीं बन पाई। तो यहाँ पर दिस इज एन इंडिपेंडेंट फैक्ट, ठीक है, द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज इन कनेक्शन विद दिस फैक्ट ऑल्सो। फैक्ट इन इशू विल बी रेज्ड। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। एक बार देखिए, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any fact from which either by itself, independent fact, that is the breach of contract, or in connection with other facts,
इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स क्या मतलब कि भाई देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई हैव सस्टेन्ड सम मोर डैमेजेस, ठीक है, मुझे और भी नुकसान हुआ है। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और जिसमें हमने ये देखा है कि वेजिटेबल्स नहीं प्रोवाइड करने की वजह से एक ही बेटी की शादी में नुकसान हुआ है, ठीक है, मतलब सपोज सब्जी नहीं बना, लड़के वाले इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने शादी ही तोड़ दी, ये भी मान लो ऐसा भी हो गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ओनली कि सब्जियाँ नहीं बनी तो हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा रहे, हम शादी तोड़ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को अगर हम नज़र में रखें तो हमें क्या समझ में आता है कि देयर वॉज एन इंडिपेंडेंट फैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस फैक्ट को जब हम कनेक्ट कर देते हैं इस फैक्ट से भी कि उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, क्या क्या, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ठीक है, बेटी की शादी टूट गई, पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ, ठीक है, तो दैट फैक्ट, उस फैक्ट के ऊपर फैक्ट इन इशू रेस किया जाएगा। क्या फैक्ट इन इशू रेस करेगा? ए, दैट बी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सबसे पहले ये फैक्ट इन इशू रेस करेगा ए, मतलब एक्चुअली ये सेकंड फैक्ट इन इशू होगा, फर्स्ट फैक्ट इन इशू होगा दैट देयर, लिव इट, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट इन इशू कि दैट बी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड ही विल से दैट ड्यू टू द ब्रीच आई हैव फेस्ड पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या बी को जो अपनी कंसिडरेशन देनी थी, बी को जो अपना प्रॉमिस निभाना था, अगर उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ, लेकिन अगर कुछ कनेक्टिंग डैमेजेस भी हो रहे हैं तो क्या कुछ कनेक्टिंग नुकसान भी हो रहा है तो क्या उसके लिए भी एक कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है? यस, ए कैन वेरी वेल क्लेम कंपेंसेशन फॉर द सेम, ठीक है। ये कैसे कर सकता है ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एसआरए सोगा वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ए जो है उसके लिए भी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है अगर बी को ये पता होगा कि उसके वेजिटेबल्स नहीं पहुंचाने की वजह से ए को ये नुकसान हो सकता है। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है एंड द फैक्ट इन कनेक्शन विद एन अनदर फैक्ट, व्हाट इट विल लीड टू? इट विल लीड टू द एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट? यहां पे क्या राइट का एग्जिस्टेंस आया ए के पास? ही इज सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो मेरे पास एक राइट की एग्जिस्टेंस आ गई कि आई कैन ईदर इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आई कैन क्लेम डैमेजेस और आई कैन क्लेम बोथ, ठीक है, यहां पर इसकी एग्जिस्टेंस आ गई। अब सपोज आगे देखते हैं तो यहां पर फैक्ट इन इशू ए के साइड से क्या होगा? दैट बी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट and for the same I deserve compensation. Now this was the fact in issue from the side of A. What will be the fact in issue from the side of B? He will say that there is no contract. There is no contract. A ने बोला कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, B ने बोला there is no contract. तो यहां पे ये क्या हुआ? B ने ये बोला that ये उसका फैक्ट इन इशू है that there is non-existence of contract. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सपोज बी कहता है कि ठीक है देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बी कहता है, हम इसी एग्जांपल से ना सारी चीजों को एकदम अच्छे समझ लेते हैं। बी कहता है देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, all the vegetables, rotted, ठीक है। बी कहता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन क्या हुआ ना कि बारिश हो गई और बारिश में ना सारे वेजिटेबल सड़ गए, तो व्हाट इट विल लीड टू? इट विल डिटरमाइन कि बी की लाइबिलिटी की एक्सटेंट क्या है, ठीक है। सो दिस विल बी अ फैक्ट इन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ बी कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड सारे के सारे जो वेजिटेबल्स थे वो सड़ गए, ठीक है, तो जो मेरी लाइबिलिटी की एक्सटेंट है इट विल डिक्रीज और इधर इट विल वैनिश,
ठीक है, आपको पता ना एक्ट ऑफ गॉड एक डिफेंस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ओके। फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस आपको समझ में आ गया, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। जब भी हम फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो फैक्ट इन इशू हमेशा ही फ्रेम किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ पार्टीज, ठीक है। फैक्ट इन इशू इज ऑलवेज framed from the side of parties, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड मैं आपको दोबारा ये बना के दिखाता हूं ताकि आप कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे इस रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि अगेन भाई सेम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी वाला, ठीक है। वेजिटेबल्स बदले में बी क्या देगा, सॉरी ए को, चलो बी को वेजिटेबल सप्लाई करना था, ठीक है, एंड ए को सपोज 1 लाख रुपीज़ देने थे, ठीक है। ए ने 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए बट बी ने वेजिटेबल सप्लाई नहीं किए। इज दैट क्लियर? दिस लीड्स टू अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर अब जो ये सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हुई है, यहां पर ए की तरफ से क्या क्या फैक्ट इन इशू होंगे, दैट बी हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। वाई हम ये क्यों कह रहे हैं कि ए की तरफ से ये फैक्ट इन इशू होंगे, बिकॉज ए जो है वो असर्ट कर रहा है कि मेरा एक राइट है एंड उस राइट का वायलेशन हुआ है एंड फॉर द सेम आई डिजर्व कंपेंसेशन। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ यहां पे ये भी बोलेगा that due to such breach I have faced public humiliation, ठीक है। this will be the fact in issue from the side of A. now B क्या बोलेगा? B बोलेगा that no contract exists बिटवीन ए एंड बी, और वो ये भी कह सकता है दैट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म माई प्रॉमिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, ए जो है वो अपनी तरफ से फैक्ट इन इशू दे रहा है, बी जो है वो अपनी तरफ से फैक्ट इन इशू दे रहा है। ए का फैक्ट इन इशू, जो पहला फैक्ट इन इशू है, ये क्या दिखाता है? इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट ऑफ ए एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, that due to such breach I have faced public humiliation. What this talks about? This basically talks about the nature and extent of right of A. This talks about nature and extent of right of A. Is that clear? ठीक है। सेकंड, अब बी पे आता है, बी के फैक्ट इन इश्यूज पे आते हैं। बी क्या कहता है? दैट नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन ए एंड बी। बी का जो फैक्ट इन इशू है ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स टुवर्ड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? दैट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म माई प्रॉमिस। दिस इंडिकेट्स टुवर्ड्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ बीज लाइबिलिटी। अगर बी ये चीज प्रूव कर देता है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से मैं वेजिटेबल्स प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो व्हाट दिस विल लीड टू? दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको याद करना है, अगर आपको फैक्ट इन इशू याद करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने का, ठीक है। फैक्ट इन इशू इज नथिंग बट
फैक्ट एंड इशू इज नथिंग बट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एन स्क्वायर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, एन स्क्वायर एंड इट इज एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल डी। ठीक है, नेचर, नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट ऑफ राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। ये एक आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल डी, अगर आपको फैक्ट एंड इशू को याद रखना है तो आई होप आपको फैक्ट एंड इशू क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट एंड इशू का मतलब बेसिकली ये होता है जहां पर बेसिकली एक पार्टी जो है वो इशूज रेज करता है, वो बोलता है कि भाई देखो ये मेरे फैक्ट एंड इशू हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है इट गिव्स मी अ कॉज ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से मेरा एक राइट एक्रू हुआ है एंड जिसकी वजह से आई एम क्लेमिंग डैमेजेस। सेकंड पार्टी विल रेज अ फैक्ट एंड इशू कि भाई इस पर्सन का कोई राइट है ही नहीं मेरे से डैमेजेस क्लेम करने का, ठीक है, देयर द पर्सन इज शोइंग इज डिसेबिलिटी और शोइंग नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? फैक्ट एंड इशू क्लियर हो गया। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वॉट डज द एक्सप्लेनेशन सेज? इट सेज वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन आंसर टू सच इशू ऑफ फैक्ट इशू इज अ फैक्ट एंड इशू। क्या बोल रहा है, मैं आपको बहुत एकदम आसान शब्दों में समझा दे रहा हूँ और अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने फैक्ट एंड इशू को इतना डिटेल में भी क्यों समझाया। देखिए ध्यान समझिएगा, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स relating to civil procedure, this basically talks about order 14 of CPC। ठीक है, आप एक बार अपने एंड से रेफर कर लीजिएगा ऑर्डर 14 CPC को, एक बार पढ़ लीजिएगा, बेयर लैंग्वेज पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट एंड इशू। नाउ व्हाट डज दिस मीन? देखिए, एक होता है फैक्ट एंड इशू, जिसे हम कहते हैं सॉरी एक सेकेंड, एक होता है आपका इशू इन फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है, इशू ऑफ फैक्ट को अगर लूजली हम लोग समझें तो इसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस फॉर्म्ड बाय द कोर्ट। मतलब क्या? मतलब यहां पर यह है कि जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था यहां पर, ठीक है, यहां पर ए ने बोला कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, बी कहता है दैट देयर एग्जिस्ट नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर कोर्ट विल फ्रेम एन इशू ऑफ फैक्ट कि वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मैंने इस ए को क्यों यहां पे ये कर दिया, whether a contract exists between A and B, the court will frame an issue of fact based on the fact and issue presented by both the parties। एक पार्टी फैक्ट एंड इशू में कहती है कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, दूसरी पार्टी कहती है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जब पार्टीज बोलेंगी तो कोर्ट इस पे एक इशू ऑफ फैक्ट रेज करेगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस फॉर्म बाय द कोर्ट। ठीक है, एंड इस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के ऊपर ही द पार्टीज विल गिव एविडेंसेस। ठीक है, द पार्टी विल गिव एविडेंसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको और क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। सपोज ए एंड बी, एक सेकेंड इसको और मैं अच्छे से बनाता हूं, वेट, यहां बनाता हूं। इससे पहले ना एक बार लैंग्वेज को समझ लेते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से एग्जांपल समझ में आ जाएगा। वेट, ये पहले इसके लैंग्वेज समझ लेते हैं। वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, इट बेसिकली द एक्सप्लेनेशन पार्ट ओनली रिलेट्स टू सिविल प्रोसीजर, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, बेसिकली अब इसको ना बड़ा ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमने अभी ये समझा कि जो कोर्ट है इट विल फॉर्म एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। जब भी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट एंड इश्यूज विल बी रेज्ड बाय पार्टीज, द कोर्ट विल फॉर्म एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, इस केस में हमने समझा जब ए ने बोला कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और बी ने बोला कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कोर्ट ने यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म किया वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी।
ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पर क्या किया, कोर्ट ने बेसिकली एक इशू ऑफ फैक्ट को रिकॉर्ड किया। यहां क्या लिखा है, वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी, कोर्ट ने एक इशू ऑफ फैक्ट को यहां पर रिकॉर्ड किया। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन को यहां पर रिकॉर्ड किया। आगे क्या बोलता है, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाई इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। तो जो भी यहां पर फैक्ट के थ्रू, जो भी यहां पर एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो भी यहां पर लाइक एविडेंसेस, जो भी यहां पर फैक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर इशू ऑफ फैक्ट को असर्ट किया जाएगा, मतलब या तो कहा जाएगा कि हाँ, ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ए विल असर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए विल असर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट बी विल डू, इट विल assert the non-existence of contract, or it will deny, B will deny the existence of contract। ठीक है, देखिए, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। तो जो भी पार्टी उस पर्टिकुलर इशू ऑफ फैक्ट को असर्ट करेगा, मतलब बोलेगा कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करता है, तो दैट विल बी अ फैक्ट इन इशू। एंड जो भी पार्टी उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिनाई करेगा, दैट विल ऑल्सो बी अ फैक्ट इन इशू। तो अगर हम दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि फैक्ट इन इशू बेसिकली क्या होता है, कि जब एक पार्टी कोई सूट फाइल करती है तो वो उसमें अपने फैक्ट इन इशू देती है। वो बताती है कि देखो ये फैक्ट्स है, ये इश्यूज में है, मतलब कि ये फैक्ट है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था एंड इट इज एन इशू एंड आई एम असर्टिंग दिस कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था। बी जो है वो आके बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहां पर ये ए और बी की तरफ से उनके फैक्ट इन इशू हो गए। ठीक है, कोर्ट जो है बेस्ड ऑन दिस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बाय ए एंड बी विल फॉर्म एन इशू ऑफ फैक्ट, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस फॉर्म बाय द कोर्ट। ठीक है, एंड बेस्ड, और जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस विल बी फॉर्म बाय द कोर्ट, इसमें जो भी पार्टीज जो उसको असर्ट करेंगी और डिनाई करेंगी, दैट विल बी अ फैक्ट इन इशू। क्योंकि एक पार्टी तो कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, एक पार्टी कहती है कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी ये इनकी तरफ से असर्टिवनेस है या फिर डिनायल है, दिस इज अ फैक्ट इन इशू। आई होप आपको समझ में आ गया इशू ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू में डिफरेंस। थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एग्री करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, बट अगर आपको लूजली अभी समझना है तो बस यही समझ लीजिए कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, जो भी पार्टीज होती हैं, जो भी फैक्ट्स वो अपने प्लीडिंग्स में रेज करती है, उसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। और इशू ऑफ फैक्ट वो होता है कि जब प्लीडिंग्स दो पार्टीज रेज करती हैं और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, एक कहती है एग्जिस्ट कर रहा है, एक कहता है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस पर जब कोर्ट एक इशू ऑफ फैक्ट रेज करता है, क्वेश्चन रेज करता है, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ फैक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इशू ऑफ फैक्ट जो होता है, इशू ऑफ फैक्ट इज ओनली फ्रेम्ड इन सिविल केसेस। ठीक है, दैट टू अंडर ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चार्ज फ्रेम किया जाता है। ये आपको पता होगा ना, चार्ज फ्रेमिंग होता है, चार्ज फ्रेमिंग का पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुजरने के बाद ही ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्ज फ्रेम किया जाता है। ठीक है, और चार्ज बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे एलीज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं एक्यूज के ऊपर कि आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, मतलब कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को वॉयलेट किया है। ठीक है, आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स होंगे, दैट विल बी द फैक्ट इन इशू। मतलब क्या, मैं बताता हूँ, सपोज ए ने बी का मर्डर किया है, ऐसा एलिगेशन ए के ऊपर लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, तो द फैक्ट इन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन विल बी दैट ए हैड कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, पहला फैक्ट इन इशू। दूसरा होगा ए had the intention to commit the murder. This will be the second fact in issue from the side of the prosecution. Now what will be the fact in issue from the side of defense? Defense will say that A did not commit the murder of B. ठीक है,
A did not have the intention to commit murder. ठीक है, और क्या हो सकता है? लाइक सपोज दे टुक द प्ली ऑफ एलाबाय, दे टुक अ प्ली ऑफ एलाबाय कि भाई ए जो है वो मर्डर कमिट कैसे करेगा जब वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट ही नहीं था. अभी एलाबाई को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे आगे जाके. मैं बस आपको समझा रहा हूँ एलाबाई क्या होता है. एलाबाई बेसिकली एक ऐसा डिफेंस होता है कि सपोज आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि आपने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. आपने बोला कि भाई मैं उस ऑफेंस को कमिट कैसे करूंगा जब मैं उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं था. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलाबाई. तो यहाँ पे इन्होंने प्ली ऑफ एलाबाई लिया, तो दैट विल बी अ फैक्ट इन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ द डिफेंस कि मैं जब वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था तो मैं वो ऑफेंस कमिट कैसे करूँगा. तो ये बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि इशू ऑफ फैक्ट जो है वो खाली सिविल केसेस में फॉर्म किया जाता है. क्रिमिनल केसेस में चार्ज फ्रेम किया जाता है एंड चार्ज के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपके ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फैक्ट इन इशू होता है. ठीक है, क्या एक मर्डर बिना इंटेंशन कमिट किया जा सकता है? नहीं. बट क्या एक मर्डर बिना मोटिव के कमिट किया जा सकता है? बिल्कुल. ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था अच्छे से. ठीक है, कि कैसे जो मर्डर का ऑफेंस है वो बिना मोटिव के कमिट हो सकता है लेकिन बिना इंटेंशन के नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? अगर इंटेंशन डिस्प्रूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल चेंज द नेचर ऑफ द ऑफेंस, दिस विल चेंज द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इलस्ट्रेशंस तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, दोबारा करने की जरूरत नहीं है. अब वी विल स्टार्ट विथ रेलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट विथ रेलेवेंट फैक्ट्स. फर्स्ट वी विल रीड सेक्शन 2(1)(k). ठीक है, देन वी विल रीड सेक्शन 3, फिर उसके बाद सेक्शन 168 एंड 141 जो है इसके कुछ एलिमेंट्स हमको समझने हैं जो कि रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है सेक्शन 2(1)(k). इट सेज व्हेन डज अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट? A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts. Now, कौन से प्रोविजंस रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं? सेक्शन 4 से लेके 50. अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दे रहा हूँ. ठीक है, जो सेक्शन 3 है इट इज़ अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन. इट डिक्लेयर्स. अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या डिक्लेयर करता है. इट इज़ अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन. सेक्शन 4 से आपका शुरू होता है रेलेवेंट फैक्ट्स या फिर व्हाट फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. ठीक है, सेक्शन 4 से लेके 50 तक आपके रेलेवेंट फैक्ट्स की बात की गई है. लेकिन अगर आपसे पीटी में पूछा जाएगा कि रेलेवेंट फैक्ट्स के सेक्शंस क्या हैं तो आप लिखोगे सेक्शन 3 to 50. लेकिन जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो आप लिखोगे सेक्शन 4 to 50. ठीक है, ये ध्यान रखना. चलो समझते हैं. Section 2(1)(k). A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of facts. Now what does Section 2(1)(k) says? Section 2(1)(k) बहुत ही बहुत ही डिस्टिंक्टली आपको एक चीज बता रहा है कि एक फैक्ट will only become relevant when it is connected to some other relevant fact or it is connected to the fact in issue. कैसे? कोई भी फैक्ट ये याद रखना, एनी फैक्ट इन आइसोलेशन इज इरेलेवेंट until it is connected to either a fact in issue और रेलेवेंट फैक्ट. अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूं ये आप सेक्शन 3 में पढ़ लीजिए. सेक्शन 3 क्या कहता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. So section 3, which is a declaratory provision, it is basically says कि in a suit or proceeding, ठीक है, which means a civil suit or a criminal proceeding, अगर आपको evidence देना है तो the evidence can only be given to indicate, to show the existence of a fact in issue और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू. ठीक है, आप एविडेंस खाली दे सकते हो ऑफ इधर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू
और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। तो सेक्शन 3 बहुत क्लियरली ये चीज कहता है कि अगर आपको एविडेंस देना है, एविडेंस आर ऑफ 2 टाइप्स ओनली, इट कैन ईदर बी ओरल एविडेंस और इट कैन ईदर बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अगर आपको ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है तो आप सिर्फ ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो 2 चीज़ों के लिए। यू कैन गिव ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईदर फॉर अ फैक्ट इन इशू, ईदर टू शो दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट or to show that this particular fact and issue does not exist, or you can give evidence to show that this particular relevant fact exists or this particular relevant fact does not exist। क्या मतलब हुआ इसका, आइए इसको समझते हैं। रहने नीचे में समझाता हूँ आपको क्या होता है इसका मतलब, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। व्हाट डज सेक्शन 3 से, सेक्शन 3 क्या कहता है? इट सेज दैट एविडेंस विच आर ऑफ 2 टाइप्स, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, कैन बी गिवन either to show the existence or non-existence of a fact in issue or a relevant fact, or to show the non-existence of a fact in issue or a relevant fact। सेक्शन 3 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, कि आप एविडेंस दे सकते हो either to show the existence or non-existence of a fact in issue or relevant fact। Is that clear? This is what section 3 says। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या निकल के आया? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि आप सिर्फ लीगली रेलेवेंट, आप सिर्फ एविडेंस दे सकते हो, आप सिर्फ एविडेंस दे सकते हो टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, आप ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो, आप ऐसे किसी भी फैक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जब हम सेक्शन 21K को पढ़ते हैं तो सेक्शन 21K बहुत क्लियरली कहता है फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट। एक फैक्ट को हम रेलेवेंट तभी कहते हैं जब ये किसी और फैक्ट से कनेक्टेड हो, ठीक है, एंड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हम एक फैक्ट को रेलेवेंट तभी कहते हैं जब वो किसी रेलेवेंट फैक्ट से या फिर फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो। ठीक है, अब सपोज ए जो है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उसने बी को पॉइजन से मारा है। ठीक है, ए ने बी को पॉइजन से मारा है। ठीक है, अब ए ने बी का मर्डर कमिट करने से पहले, मतलब जो एलिगेशन ए के ऊपर लगा है कि उसने बी का मर्डर कमिट किया है, अब ये चीज एक फैक्ट प्रोड्यूस किया गया कि ए ने बी के, सपोज अगर बी का मर्डर हुआ है 12:30 बजे, ठीक है, तो ये फैक्ट प्रोड्यूस किया गया कि ए जो है उसने सुबह 10 बजे पॉइजन खरीदा था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, समझ लो उसे रैट पॉइजन खरीदा था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए का रैट पॉइजन खरीदना आइसोलेशन में, ठीक है, अभी तक कोई एक्ट हुआ नहीं है, ए का रैट पॉइजन खरीदना, इज इट रेलिवेंट? नो, इट इज नॉट रेलिवेंट। बट व्हाई इट बिकम रेलिवेंट? बिकॉज बी जो है इसका मर्डर हो गया है बाय पॉइजन। तो नाउ दिस फैक्ट विच वॉज नॉट रेलिवेंट इन आइसोलेशन हैज बिकम रेलिवेंट आफ्टर द मर्डर ऑफ बी। तो जब हम इस फैक्ट से कनेक्ट करते हैं, इन फैक्ट्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, तब ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट बन जाता है। एंड वेदर इट्स अ फैक्ट इन इशू और नॉट, कि बी जो है उसका जो मर्डर है वो पॉइजन से हुआ है, इट्स अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ए ने क्योंकि 10 बजे सुबह एक पॉइजन खरीदा था एंड द सेम पॉइजन वॉज फाउंड इन द ब्लड ऑफ बी, द सेम रेड पॉइजन वॉज फाउंड इन द ब्लड ऑफ बी। ठीक है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट ए हैज परचेज्ड अ रैट पॉइजन एट 10 AM हैज बिकम रेलिवेंट। इज दैट क्लियर? तो 21K बहुत क्लियरली कहता है कि एक जो फैक्ट है हम उसको रेलिवेंट तभी मानेंगे जब वो कनेक्ट हो जाएगा विद ईदर द फैक्ट इन इशू और विद द रेलिवेंट फैक्ट।
इज दैट क्लियर? अब सपोज मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, बी का मर्डर हुआ है पॉइजन से, बी का डीएनए सैंपल लिया गया, ठीक है, उसमें यह पता चला कि ए ने जो पॉइजन खरीदा था इससे बी का मर्डर नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ? अगेन ये फैक्ट जो आइसोलेशन में था इट हैज बिकम रेलेवेंट, क्योंकि ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने बी को मारा है पॉइजन एडमिनिस्टर करके, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो पॉइजन ए ने खरीदा था वो तो बी के बॉडी में पाया ही नहीं गया। तो अगेन दिस फैक्ट हैज बिकम रेलेवेंट, बट इन आइसोलेशन दिस फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेक्शन 3 को एक बार और देख लेते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। बहुत ही सिंपली अब इसको ले लेते हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, ठीक है। सिंपली एज पर सेक्शन 2(1) के कोई भी फैक्ट जो है वो इन आइसोलेशन रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक है। जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, when a fact is connected with a relevant fact or fact in issue, then only it can be said to be relevant, ठीक है। ये सिंपली सेक्शन 2(1) के कहता है। सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट। सेक्शन 3 क्लियरली ये कहता है कि आप एविडेंस दे सकते हो, लेकिन आप एविडेंस खाली दे सकते हो रेलेवेंट फैक्ट की एंड फैक्ट इन इशू की। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन, ठीक है, दिस सेक्शन शैल नॉट, मैंडेटरी है, नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन? इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 3, ये आपको वो पर्टिकुलर एविडेंसेस नहीं देने के लिए अलाउ कर रहा है। आप उन एविडेंसेस को, मतलब आप देना है आप दे लो, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 उन एविडेंसेस को हम लेंगे ही नहीं, हम उन एविडेंसेस को लेंगे ही नहीं जो कि बाय वर्च्यू ऑफ बीएसए आपको देने से मना किया गया हो। इज दैट क्लियर? अगर बीएसए के किसी प्रोविजन ने आपको मना किया कि आप इस चीज़ की एविडेंस नहीं दे सकते, तो आपको उस चीज़ की एविडेंस नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन 23 ऑफ बीएसए देखते हो, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी कन्फेशन देते हो टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अगर आप कोई भी कन्फेशन देते हो टू अ पुलिस ऑफिसर, सो दैट पर्टिकुलर कन्फेशन इवन दो इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ऑब्वियसली एक बंदा अपना क्राइम जो है वो एडमिट कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने, बता रहा है कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है, तो ऑफकोर्स इट इज रेलेवेंट, बट इट इज लॉजिकली रेलेवेंट, ठीक है, इट इज लॉजिकली रेलेवेंट, बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 दिस कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट लीगली रेलेवेंट, बिकॉज सेक्शन 23 डिक्लेयर्स कि अगर आप कोई भी कन्फेशन देते हो टू अ पुलिस ऑफिसर, सो दैट पर्टिकुलर कन्फेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। दैट पर्टिकुलर कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट पर्टिकुलर कन्फेशन इज रेलेवेंट बट इज लॉजिकली रेलेवेंट। लॉजिकली हाँ ठीक है, बंदा जाके पुलिस वाले को बता दिया कि मैंने क्राइम कमिट किया है, लेकिन सेक्शन 23 जो है वो ये पर्टिकुलर चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि आप उस कन्फेशन को एक्यूज के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते अगर वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में दिया गया है तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट यही कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। ये मैंने आपको एक बताया, बस एग्जांपल दिया है। अब सिविल प्रोसीजर पे आते हैं। अब आपको ये बात पता है ना, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, ठीक है, जो भी ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, ठीक है, इसको कोर्ट में
उस क्लाइंट के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर इस पर्टिकुलर एडवोकेट को आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि वो जो भी स्टेटमेंट उसके क्लाइंट ने उसको दी थी प्राइवेट में, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट में यूज़ करे क्लाइंट के, वो नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो सेक्शन 3 का जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली यही कह रहा है कि आप उस पर्टिकुलर फैक्ट के एविडेंस नहीं दे सकते जिन फैक्ट के एविडेंस देने से हमने आपको मना किया है रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार इसको लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं 2(1)(k) और 3 को। 2(1)(k) क्या कहता है? अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। थर्ड क्या कहता है? Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant। तो सेक्शन 3 क्लियरली ये कहता है कि आप एविडेंस किस चीज़ की दे सकते हो? आप एविडेंस दे सकते हो टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू और एनी रेलिवेंट फैक्ट डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट बाय दिस पर्टिकुलर अधिनियम, ठीक है। ओके, एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर अधिनियम ने, इस पर्टिकुलर एक्ट ने आपको मना किया, आपको डिसएंटाइटल किया कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है, तो आप उसका एविडेंस अगर दे भी दोगे तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से फैक्ट इशू पे आते हैं। जब हम बात करते हैं फैक्ट इन इशू की, तो फैक्ट इन इशू को हम दो प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन ईदर बी प्रूव थ्रू डायरेक्ट एविडेंस और इट कैन ईदर बी प्रूव थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 4 to 50, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस हम किसे कहते हैं? डायरेक्ट एविडेंस कैन अगेन बी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, एंड जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट एविडेंस का, दैट इज ऑक्यूलर एविडेंस और आई विटनेस टेस्टिमनी, ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि रेलेवेंट फैक्ट्स जो है इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। वेट, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 168 की तरफ में। अभी हमें सेक्शन 168 को डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हमें इसका खाली प्रोवाइजो देखना है। इसका फर्स्ट प्रोवाइजो क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। सेक्शन 168 का प्रोवाइजो इम्पोजेज अ ड्यूटी अपॉन द कोर्ट दैट इफ यू बेस योर जजमेंट, अगर आप अपना जजमेंट बना रहे हो, आप जजमेंट लिख रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना जजमेंट दोगे ओनली अपॉन द फैक्ट्स विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट अंडर दिस अधिनियम, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 4 to 50। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने, सेशंस जज ने किसी इंसान की गिल्ट को माना था, मतलब ही फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर। मतलब उस पर्टिकुलर जज ने क्या किया था, जजमेंट में एक्यूज को गिल्टी पाया था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन दैट ही हैज़ गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। अब सेक्शन 23 जो है वो ये बोलता है कि एनी कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलेवेंट, इज नॉट लीगली रेलेवेंट, ठीक है। और 168 का प्रोवाइजो क्या कहता है कि द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट। उसके बाद फिर वो मैटर हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में जो उसका क्या कहते हैं, जो उसको गिल्टी पाया गया था उसको रिवर्स कर दिया गया था टू एक्विटल, ठीक है, एंड शायद रीट्रायल का ऑर्डर किया गया था वहाँ पर, ठीक है। बट मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि जो भी जजमेंट जो है दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट बाय दिस अधिनियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, 141 पे आइए। जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस व्हेन
either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि पहले अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ प्रिंसिपल कि दैट द जज शुड एक्ट एज ए म्यूट स्पेक्टेटर, बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है. नाउ द जज हैज़ टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन अ प्रोसीडिंग. 141 ये कहता है, 141 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर आप किसी रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दे रहे हो तो जज आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप मुझे बताइए कि अगर इस रेलेवेंट फैक्ट को हम एडमिट कर लेते हैं तो ये किस तरीके से किसी रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू को सॉरी अगर आप किसी फैक्ट दे आप कोई एविडेंस दे रहे हो तो द जज कैन वेरी वेल आस्क यू कि किस प्रकार से ये एविडेंस जो है इट विल ईदर शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू और इट विल ईदर शो अ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट. फिर से पढ़िए. व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. ठीक है. And the judge shall admit the evidence if it thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. ठीक है. जज सिर्फ आपको एविडेंस किसी भी फैक्ट का देने के लिए तभी अलाउ करेगा अगर वो फैक्ट जो है द पर्टिकुलर फैक्ट इज शोइंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3. ठीक है. एंड ऑल्सो ही मे आस्क यू कि अगर आप ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव कर रहे हो तो ये बताइए कि ये किस एंगल से, किस पर्टिकुलर एंगल से ये रेलेवेंट होगा. तो the judge can very well ask you this question and only after you satisfy the court, the court will admit the evidence. Is that clear? 168 और 141 का कोरिलेशन समझ में आ गया रेलेवेंट फैक्ट से. अब एक बार इसको पूरा एक बार ऑल टुगेदर एक बार में इसको पूरा वो कर लेते हैं. ठीक है, समराइज कर लेते हैं. तो आज हमने इशू ऑफ फैक्ट समझा. इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है? इशू ऑफ फैक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो एक पार्टी एक फैक्ट इन इशू लेके आई है, दूसरी पार्टी एक फैक्ट इन इशू लेके आई है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कोर्ट वहाँ पर एक इशू ऑफ फैक्ट लेके आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हमने आज क्या पढ़ा कि एक फैक्ट जो है इट विल ओनली बी डीम्ड टू बी रेलेवेंट इफ it relates to a fact in issue or a relevant fact. A fact in isolation is not relevant until it is connected with a fact in issue or relevant fact. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि relevant fact की इंपॉर्टेंस कितनी है. इंपॉर्टेंस ये है कि 168 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो क्लियरली कहता है कि जो जजमेंट है कोर्ट का दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन अ रेलेवेंट फैक्ट. 168 एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी डालता है. क्या? अगर ये कहता है कि जो जजमेंट है वो रेलेवेंट फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब क्या कि द कोर्ट विल नॉट एडमिट इरेलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर आप किसी रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दे रहे हो तो कोर्ट कैन ऑल्सो क्वेश्चन यू कि अगर ये पर्टिकुलर एविडेंस आप प्रूफ कर देते हो तो ये कैसे किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करेगा, ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट. ठीक है. तो आई होप आपको रेलेवेंट फैक्ट समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा. आपने को बोल देना, मैं आपको दोबारा ये पर्टिकुलर टॉपिक दोबारा समझा दूंगा. ठीक है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तो अभी के लिए बस इतना ही है. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. ठीक है. थोड़ा सा ये सब टॉपिक ना हल्का हल्का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना. मैं दोबारा ये सारे के सारे टॉपिक्स को समझा दूंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है. ठीक है. एंड फैक्ट इन इशू वगैरह क्या होता है. ठीक है. मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये सब सुन के, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीज़ें. मतलब आसान शब्दों में अगर हम समझे रेलेवेंट फैक्ट को, ठीक है, तो एक फैक्ट जो है हम उसको रेलेवेंट सिर्फ तभी मानेंगे जब वो किसी फैक्ट इन इशू या फिर किसी रेलेवेंट फैक्ट से हम किसी फैक्ट को सिर्फ तभी रेलेवेंट मानेंगे जब वो किसी फैक्ट इन इशू या फिर किसी रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होगा. इतना आपको समझ में आ गया. एक फैक्ट आइसोलेशन में, एक फैक्ट सिर्फ अगर एक फैक्ट है, देखो एक पेन है मेरे हाथ में, तो ये भी एक फैक्ट है कि मेरे हाथ में पेन है. क्यों? क्योंकि फैक्ट आर टू टाइप, फिजिकल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट. तो मेरे हाथ में पेन है, इट इज़ अ फिजिकल फैक्ट. ठीक है. तो अगर मेरे हाथ में पेन है, मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ कि मेरे हाथ में पेन है, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट जो मैं कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये किस एंगल से रेलेवेंट है? किसी एंगल से रेलेवेंट नहीं है. ठीक है. अब इसी पेन को ना मैंने किसी गले में घोंप दिया. अब मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ कि हाँ उस टाइम पे मेरे हाथ में पेन था. अब बताओ ये कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कनेक्ट. तो नाउ दैट पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ मी हैविंग अ पेन इन माई हैंड हैज बिकम रेलेवेंट. इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो ये होता है रेलेवेंट फैक्ट, बस इतना समझ लीजिए। और सेक्शन 3 में बस इतना समझ लीजिए कि जो एविडेंस है वो सिर्फ दिया जाएगा ऑफ अ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, इससे ज़्यादा आपको समझने की और कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 4 से हम लोग और डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जो भी आपकी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।